बच्चों नमस्कार। आइए आज चैप्टर समझते हैं कहानी व नाटक की रचना, यानी कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण व कैसे बनता है रेडियो नाटक। ये दो चैप्टर हैं, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण और दूसरा है कैसे बनता है रेडियो नाटक। इन दोनों को एक चैप्टर में समाहित करके और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझता हूँ कहानी से तात्पर्य, यानी कहानी क्या होती है। कहानी की परिभाषा मैं पूछता हूँ, बच्चे समझ नहीं पाते कैसे कहानी की परिभाषा हम दें, कैसे उसका अर्थ लिखें। तो समझिए, किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, ठीक है, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कहानी की परिभाषा बताएंगे। फिर से समझिए, किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। ठीक है, अब कहानी के इतिहास पर चर्चा करते हैं। देखो, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। ये नेचर का हिस्सा है, मनुष्य के नेचर का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे जिनका विषय किसी घटना का वर्णन, ठीक है, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का समावेश होने लगा। ठीक है, कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार कहानी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कहानी का इतिहास तो उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास पुराना है। पहले मौखिक कहानी कही जाती रही, उसके बाद में और मौखिक कहानियों में भी वास्तविक कोई घटनाओं, कोई युद्ध, किसी प्रेम या प्रतिशोध आदि का वर्णन हुआ करता था। धीरे धीरे सुनने वालों की रुचि के अनुसार कहानीकारों ने, कथावाचकों ने कल्पना का पुट अपना लिया। मौखिक कहानी की परंपरा, देखो मौखिक कहानी की परंपरा कब से चली। तो मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की विष्णु दत्त शर्मा ने कहानियाँ लिखी हैं। वो एक राजा के कई मूर्ख पुत्र थे, उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से ही कहानी गढ़ी थी और वही पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और ये पंचतंत्र की कहानियाँ तो विश्व प्रसिद्ध हैं, तो ये शिक्षा देने के लिए है। तो कहानी की परिभाषा समझी, कहानी का अर्थ समझा, कहानी का इतिहास समझा, मौखिक कहानी की परंपरा कैसे चली इसको समझा। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कहानी के तत्व कौन से हैं। कहानी के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कहानी के तत्व, जब तत्व बोलते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हों जिसको कहानी कहा जा सके, कहानी में कौन क्या क्या होता है जिसको कहानी कहा जा सकता है। तो कहानी के तत्व समझिए। पहला कथानक, ठीक है, कहानी में कथानक बहुत ज़रूरी है। कथानक क्या होता है? ये कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। सरल शब्दों में कहानी की रचना को कथानक कहा जाता है। यानी कथानक क्या है? समझो, जो पूरी रचना है कहानी की वो सब कथानक हो गई। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है। ये कथानक और कथा वस्तु एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इसके अभाव में किसी कहानी की रचना की कल्पना ही नहीं की जा सकती है ना। कथानक को कहानी का आरंभिक नक्शा भी माना जा सकता है। जो कहानी है उसका कथानक कहानीकार के मन में किसी पात्र और समस्या को आकार देता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा, यानी एक बनावट तैयार करता है जो कोरी कल्पना न होकर संभावित भी हो तथा लेखक के उद्देश्य से मिलती हो। भाई, कल्पना तो कहानी में होती हैं, लेकिन ऐसी कल्पनाएं जो संभावित हो सकती हैं, कहीं ऐसी चीज़ें, तभी वो
कहानी का हिस्सा बनेगी। तो इस प्रकार की एक कल्पना जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्य को पूर्ण भी करती हो, वो कथानक कहलाती है। ठीक है, तो ये कहानी कला का पहला तत्व है कथानक, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा कहानी कला तत्व है द्वंद्व। ठीक है, अब जब द्वंद्व पर बात करें, दूसरा कहानी कला का तत्व द्वंद्व, तो द्वंद्व कहानी में देखो, द्वंद्व के तत्व का होना, द्वंद्व क्या है, कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना बहुत आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी भी खोज में आने वाली बाधाओं का अंतर द्वंद्व के कारण उत्पन्न होता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय आकार से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितनी स्पष्ट झलक रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तो द्वंद्व क्या है, दो विरोधी बातों में टकराव। अब ये जब टकराव होता है तो उसी में रोचकता आती है कहानी सुनने वालों को, है ना। तो ये अंतर्द्वंद बना रहता है। ये अंतर्द्वंद क्या होता है, जैसे कोई कहानी है, उसमें कोई समस्या है, अब उस समस्या को सुलझाने के लिए नायक लगा हुआ है, और उसमें क्या है, समस्या कहीं सुलझती नजर आती है, तो पता चला कि खलनायक उसमें कोई और नया पेच पैदा कर देता है, बाधा डाल देता है, फिर समस्या नहीं सुलझ पाई। तो ये द्वंद्व चलता रहता है कहानियों में। तो इस प्रकार का जो कहानियों में द्वंद्व होता है ना, वो रोचकता प्रदान करता है, यही द्वंद्व है। तो द्वंद्व कहानी का एक तत्व होगा जो कहानी को सफल बनाता है। तीसरा है देश काल और वातावरण। कोई भी कहानी हो, किसी देश काल की होगी, कोई उसका परिवेश होगा, पर्यावरण होगा, है ना, परिवेश। ठीक है, देखो, प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है। कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए देश काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। देश काल वातावरण की क्या आवश्यकता है, कहानी में वास्तविकता पुट लाने के लिए। सच्ची कहानी है लगे, इसलिए कोई टाइम पीरियड की है, बताया जाएगा ये उस समय की घटना है, ये परिवेश था, ये वातावरण था उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह तीसरा पॉइंट है, देश काल और वातावरण, जो कहानी का तीसरा तत्व है ना। अब कहानी कला का हम चौथे तत्व पर बात करें तो ये होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। किसी भी कहानी में कुछ कैरेक्टर्स होंगे और उनका चरित्र चित्रण किया जाएगा, यानी चरित्र उनका कैसा है ये उसमें उभर के सामने आएगा। तो कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। पात्र यानी कैरेक्टर्स, और चरित्र चित्रण माने जो पात्रों के गुण दोष हैं। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। पात्रों का उद्देश्य क्या होता है, भाई खलनायक है वो भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, नहीं खलनायक की फिर कहानी ऐसे कैसे बढ़े, कौन सा द्वंद्व आएगा, कौन सी समस्या पैदा होगी जिसको नायक सुलझाएगा, मान के चलो। तो पात्रों का अध्ययन करना कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी से उसे पात्रों का चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। देखो, पात्रों का चित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का बखान यानी वर्णन कहानीकार द्वारा तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जाता है। दूसरा पात्र उसके बारे में जैसा कहेगा वैसे पता चलेगा इसका कैसा कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए, संवाद, ये पांचवा तत्व है संवाद। संवाद माने डायलॉग्स। कहानी के पात्रों के द्वारा किए गए उनके विचारों की अभिव्यक्ति को संवाद या कथोपकथन कहते हैं। संवाद का दूसरा नाम है कथोपकथन। कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। संवाद की कहानी तथा पात्र को स्थापित एवं विकसित करके कहानी को गति देकर आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार की होती हुई नहीं दिखा सकता है, यानी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ प्रतिक्रियाएं जो कहानीकार होती हुई नहीं दिखा पाता है, उन्हें वो संवादों के माध्यम से सामने लाता है। ठीक है, तो संवाद बड़े महत्वपूर्ण है। कैसी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो होती हुई नहीं प्रकट होती, संवाद के द्वारा दिखाई, उसको स्पष्ट किया जाता है कह करके, यानी डायलॉग बोल करके। छठा है चरमोत्कर्ष। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल यानी जिज्ञासा की पराकाष्ठा यानी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्लाइमैक्स कहते हैं। ठीक है, तो हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है अंत होने से बस थोड़ा सा पहले। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखनीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे। पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे उसके अपने हैं।
ऐसा चरमोत्कर्ष होना चाहिए। सातवां इसका तत्व है भाषा शैली। कोई कहानी है तो उनकी अपनी एक भाषा होगी और एक शैली होगी। तो ये भाषा शैली क्या है, कैसी होनी चाहिए, क्या है, इसको समझते हैं। देखो, कहानीकार के द्वारा कहानी के प्रस्तुतिकरण के ढंग यानी रूप को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अतः कहानी की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। यही भाषा शैली जब एक में कहते हैं तो भाषा और शैली को जोड़ देते हैं, यानी उसकी भाषा सहज, सरल, आकर्षित हो और उसके लिखने उसको उस भाषा में लिखने का ढंग शैली कहलाता है। तो भाषा शैली हो गया। उद्देश्य एक होता है, अंत में आठवां तत्व इसका है उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का अपना एक उद्देश्य होता है ना। तो प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकती। अतः उद्देश्य कहानी का एक अनिवार्य तत्व है। हर कहानी का अपना उद्देश्य होता है, जो भी शिक्षा देना उस कहानी का उद्देश्य हो। इस प्रकार से कहानी कला की 8 तत्व आपने समझे और प्रत्येक तत्व को समझाया है। और प्रत्येक तत्व के बारे में कहीं किसी तत्व के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता सको। अब आता हूँ कहानी लिखने हेतु ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है। देखो, पहला बिंदु, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक उपयुक्त आकर्षक होना चाहिए। उपयुक्त हो तथा आकर्षक हो कहानी का जो शीर्षक टाइटल है। अच्छा, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। मतलब कोई घटना है तो ये नहीं बहुत बड़ी घटना उसको दिखा दिया गया, मतलब लंबे पैराग्राफ में ज़्यादा शब्दों में बताई गई, दूसरी घटना कम शब्दों में। या कोई प्रसंग ऐसा है जिस प्रसंग को बहुत विस्तार दिया जा रहा है, कोई प्रसंग बहुत जल्दी खत्म कम शब्दों में समझा दिया गया। नहीं, कहानी में घटनाएं और प्रसंग का संतुलन बनाए रखो। हाँ, कोई 19-20 हो सकता है लेकिन एक संतुलन यानी बैलेंस रहेगा तो वो कहानी और अच्छी रहेगी। किसी प्रसंग को न तो अत्यंत संक्षिप्त लिखें और न अनावश्यक रूप से उसको बढ़ाएं। ठीक है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव एवं पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। जो डायलॉग्स उसमें छोटे, कहानी में छोटे छोटे डायलॉग्स भी डाल दिए जाते हैं। नाटक में तो सब डायलॉग ही डायलॉग होते हैं, लेकिन इसमें जो संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं कहानी के अंदर, वो पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुसार होने चाहिए। अच्छा, कहानी के संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। और कहानी का अंत सहज ढंग से हो जाना चाहिए। ये नहीं जबरदस्ती कहानी यहाँ पर ख़त्म की जा रही है, नहीं, सहज ढंग से यहाँ पर ख़त्म हो रही कहानी, ऐसा लगना चाहिए। इस प्रकार से हम कहानी को लिखते समय ध्यान देंगे इन बातों पर। नाटक से क्या तात्पर्य है? देखो, नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। अब कहानी और नाटक में अंतर पूछा जाए तो कहानी की परिभाषा जो है वो बताओ, फिर नाटक में अंतर ये बताओ कि देखो नाटक जो है इसको पढ़ने और सुनने के साथ, क्योंकि कहानी पढ़ने सुनने तक सीमित है लेकिन इसको देखा भी जा सकता है, इसलिए साहित्य की सर्वोत्तम विधा मानी गई है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। अब नाटक की परिभाषा दो, अर्थ बताओ, तात्पर्य बताओ, तो नट धातु जरूर बताओ। नट धातु का अर्थ होता है अभिनय, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है ना। इसे रूपक भी कहा जाता है ना। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अच्छा, इसे रूपक क्यों कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का जिसका वो रोल कर रहे हैं उसका रूप धारण करते हैं, इसलिए रूपक भी कहलाता है। ठीक है। और वर्तमान में इस नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। काव्य दो प्रकार के, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो ये दृश्य काव्य है। नाटक और अन्य विधाओं में अंतर समझ लेते हैं। देखो, साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त हो जाती हैं। साहित्य की अन्य जितनी भी विधाएं वो सब लिखित रूप में ही अपने निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त करती हैं, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, है ना, साक्षात्कार, जो भी नई पुरानी विधाएं हैं नाटक को छोड़ के, वो सभी लिखित रूप में ही अपने अंतिम रूप को प्राप्त हैं, लिखित रूप में पर्याप्त हैं। किंतु नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है, मंचन के पश्चात ही उसमें संपूर्णता आती है ना। लिखा हुआ नाटक है, छपा हुआ है पुस्तकों में, तो वो ठीक है, एक आयामी है, यानी उसको हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये एक आयाम माना जाएगा। उसको जब रंगमंच पर अभिनीत कर दिया जाए तो वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसी में ये गुण है। ठीक है। अतः साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तक कर सकती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समाहित
किए हुए रखता है। नाटक के अंग, हिस्से, भाग। अब नाटक के हिस्से कितने हैं, अंग कितने हैं, अवयव कितने हैं, समझिए। पहला है समय का बंधन। नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन है। देखो भाई, समय का बंधन से तात्पर्य क्या है, समझते हैं ध्यान से। नाटक एक लिमिटेशन में होता है, 1 घंटे का, 3 घंटे का, जैसे फिल्में 3 घंटे की, वो भी 2.5 घंटे की होने लगी हैं। हर चीज़ की अपनी सीमा की। नहीं नाटक है, पता चला कि इतना बड़ा लिख दो, जैसे उपन्यास है को बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नाटक नहीं इतना बड़ा हो सकता है जो दिन भर चलता रहे, रंगमंचन होता रहे उसका। तो इसमें समय का बंधन होता है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा प्रभाव डालता है। इसलिए नाटक को शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही पूरा होना चाहिए। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल संयोजित होता है। यानी नाटक किसी समय का लिखा जाए, किसी घटना पर, किसी कहानी पर, पुरानी कहानी है या भविष्यकाल की कहानी दिखाना चाहते हो तो कुछ भी, लेकिन वो नाटक वर्तमान काल में संयोजित किया जाता है। यही कारण है कि नाटक के मंच व निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। हो रहा है वो सब, है ना, चाहे जिस समय की कहानी हो वो, चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में घटित होना होता है। ये नाटक का जो समय बंधन है उसके अंतर्गत ये बात आती है, कोई भी दिखाया जाता है। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा नहीं होता है। जब नाटक का रंगमंचन होगा तो चल रहा है तो चल रहा है, पूरा समाप्त होगा नाटक, तभी वो पूरा रस, पूरे आनंद और अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, नाटक के अंग में जो दूसरा तत्व महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है शब्द। ठीक है, यानी नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग शब्द है। नाटक में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। शब्द को नाटक का शरीर भी कहा जाता है। अब एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न आते हैं, नाटक का शरीर क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो शब्द ऑप्शन आपको चुनना होगा। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, जरा नाटक के तत्व समझ लीजिए। ठीक है, नाटक के तत्वों पर बात करें तो कथ्य या कथानक, जैसे कहानी का एक तत्व कथानक है, वैसे ही नाटक का भी कथानक है, क्योंकि उसमें भी एक स्टोरी होती है। तो नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की ओर हो सके, जा सके। ठीक है। दूसरा तो संवाद। संवाद इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम संवाद है। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने गजब के सहज, मतलब जितने सहज और स्वाभाविक होंगे, उतना ही वे दर्शक के मर्म को छुएंगे। आप लोग फिल्में देखते हो और कहते हो ना, अरे उसके डायलॉग बड़े गजब के थे, तो डायलॉग्स नाटक में अच्छे होने चाहिए। भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त व सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज़्यादा वह ध्वनि प्रकट करे, मतलब ध्वनित यानी प्रकट करे, जो लिखा नहीं गया है। भाई नाटक में सांकेतिक चीज़ें बहुत होती हैं, हमें कहना नहीं, हमारे शरीर के हाव भाव बता दें, ठीक है, और उसी में दर्शकों को आनंद आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा जो है वो नाटक का प्राण तत्व है। मौखिक भाषा भी उसमें बहुत अधिक महत्व रखती है। चौथा तत्व नाटक का है चरित्र। देखो, नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का विशेष योगदान होता है। अतः नाटक लिखते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि नाटक के पात्र, उनके चरित्र सपाट और सतही न होकर क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले होने चाहिए। चरित्र का मतलब यह चरित्र चित्रण से है। जितने पात्र हैं, पात्र तो होंगे ही, पात्र और चित्रण इसको कह सकते हो, जो कि कहानी में भी होता है। तो जो पात्र हैं उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, है ना, वो इसमें बताया गया है कि बहुत सपाट और सतही न होकर क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। अगर उसमें चरित्र किसी भी का, अगर वो स्पष्ट झलक नहीं रहा है, वो शांत रहता है व्यक्ति, तो उसका चरित्र हो सकता है ऐसा भी एक कैरेक्टर हो कहानी के अनुकूल, तो अलग बात है। लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा उसका कैरेक्टर निखर के सामने आता है, तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसका सबसे और महत्वपूर्ण तत्व है रंगमंचीयता, जो कहानी में नहीं होता है। ठीक है।
वो कहानी है। रंगमंचीयता में हम अगर जाएं आगे तो रंगमंचीयता नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता है। नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं, वही नाटक सफल माना जाता है जिसका मंचन किया जा सके। रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होता है। ठीक है, रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होता है। तो रंग चलिए, मुझे लगता है रंगमंचीयता समझ में आया होगा। रंगमंचीयता जो नाटक का ही प्राण तत्व है, जो कहानी वहानी में नहीं होता है। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता है। नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं, वही नाटक सफल माना जाता है जिसका मंचन किया जा सके। रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होता है। समझ गए होंगे अब। चलिए आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की धारणा। देखो, नाटक एक जीवंत माध्यम है। नाटक में कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही सशक्त नाटक सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, नाटक को जीवंत बनाए रखने के लिए इसमें अस्वीकार की अवधारणा आवश्यक है ना। समझ पाए होंगे इस बात को। कहानी का नाट्य रूपांतरण। अब कहानी को नाटक में कैसे बदला जाए, इसके लिए क्या ध्यान देने चीज़ें हैं वो समझते हैं। किसी भी कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए हमें सबसे पहले कहानी और नाटक की विविधताओं व समानताओं को समझना होगा। जहाँ कहानी का संबंध केवल लेखक और नाटक से होता है, वहीं नाटक के द्वारा लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक तथा श्रोता एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, कहानी और नाटक में ये फर्क, इसमें भी फर्क भी बता दिया गया है। कहानी को नाटक में बदलना है तो इसमें निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखो, कहानी कहीं भी किसी के भी द्वारा पढ़ी और कही जा सकती है, परंतु नाटक को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वैसे तो कहानी में भी नाटक की तरह ही एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, परंतु नाटक को मंच पर संगीत, सज्जा, प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो कहानी और नाटक में डिफरेंस समझने के लिए इतना ये पर्याप्त है। अब देखते हैं कथानक का दृश्यों में। आप कहानी को नाटक बनाना है तो सबसे पहले आप उसको दृश्यों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, कैसे समझो। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए पहले कहानी के कथानक यानी कथा वस्तु को समय तथा स्थान के आधार पर विभाजित करते हैं। कथानक से चुनकर निकाली गई घटनाओं के आधार पर दृश्य बना लिए जाते हैं। एक ही समय स्थान पर घटी घटना को एक दृश्य मान लिया जाता है। कहानी में एक समय एक स्थान पर घटी घटनाओं को एक सीन में पिरो लेते हैं। अतः कथानक को समय तथा स्थान के आधार पर विभाजन करके ही दृश्यों को लिखा जाता है। दृश्य लिखते समय कथानक के अनावश्यक हिस्से को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इससे नाटक की गति बाधित होती है। अतः प्रत्येक दृश्य का कथा के अनुसार तार्किक विकास किया जाता है। इसकी सुनिश्चितता के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य व उसकी संरचना पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक दृश्य का अंत ऐसा होना चाहिए जो अगले दृश्य से संबंधित हो। अतः दृश्य का पूर्ण विवरण तैयार करना चाहिए, इससे कोई आवश्यक जानकारी न रह जाए, और है ना, पूर्ण विवरण इसलिए तैयार किया जिससे कोई आवश्यक जानकारी न छूट जाए, और साथ ही साथ वो क्रम अनुसार भी होनी चाहिए। नाटक के दृश्यों के संवादों तथा अभिनेता की महत्ता क्या है, ये देखो। नाटक के दृश्यों के संवादों और अभिनेता एक्ट। अतः नाटक ही नहीं बल्कि नाटक का प्रत्येक दृश्य प्रारंभ, मध्य और अंत में बटा होना चाहिए। मतलब हर दृश्य का कुछ प्रारंभ हुआ, फिर मध्य हुआ, फिर अंत हुआ। पूरा नाटक का प्रारंभ और अंत तो होता ही है, लेकिन प्रत्येक दृश्य भी इन तीनों भागों में बटा होना चाहिए, जो कथानक को तो आगे बढ़ाता ही है, बल्कि पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से भी प्रतिष्ठित करता है, साथ ही अगले दृश्य की भूमिका भी बना देता है।
नाटक में संवाद छोटे, प्रभावशाली व स्थानीय बोलचाल की भाषा में, जहाँ के परिवेश को लेकर के लिखा जा रहा है नाटक, तो वहाँ के स्थानीय बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। संवाद को नाटक में प्रभावशाली अभिनय बनाता है ना। संवाद को नाटक में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन बनाता है? अभिनय। क्योंकि डायलॉग के साथ बोलना है। अगर गुस्से में बोल रहा है तो गुस्सा झलकना चाहिए, कोई दर्द में बोल रहा है तो उसका दर्द झलकना चाहिए। पात्र अपनी भाव भंगिमाओं व तौर तरीकों से संवाद व नाटक दोनों को प्रभावी बना देता है। मंच की सज्जा, ध्वनि व प्रकाश भी पात्र का चरित्र चित्रण करने में सहायक होते हैं। मुख्यतः यह कार्य निर्देशक का होता है, वो बताता है आपको ये कैसे बोलना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ तो रेडियो नाटक क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो ये नाटक और वो हो गया। अब रेडियो नाटक पर आते हैं। ये तो नाटक मंचन होता है, रेडियो के लिए नाटक की रचना की जाती है, वो रेडियो नाटक कहलाते हैं। रेडियो नाटक में प्रसिद्ध साहित्यकार की भूमिका समझ लेते हैं। पहले साहित्यकार रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखा करते थे। मतलब साहित्यकार जो पुस्तकों में नाटक वाटक छपते वो रेडियो के लिए लिखते थे, उनमें कुछ अंतर रहता है। वो अंतर क्या है वो समझिए। उस समय रेडियो नाटक काफ़ी प्रचलित थे। हिंदी के बहुत से नाटक जो मंच पर सफल हुए मूल रूप से वो रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। अब बहुत से ऐसे नाटक हैं जो रेडियो के लिए लिखे गए लेकिन उनका मंचन हुआ और वो सफल हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग और मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन, ये सब क्या हैं? रेडियो ही नाटक थे। ठीक है, और ये सारे रेडियो नाटक मंचन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहे। और एक मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आदि नाटक, ये रेडियो नाटक के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये रेडियो नाटक ही सब हैं। आगे बढ़ता हूँ तो रेडियो नाटक का लेखन व संवादों का महत्व समझ लेते हैं। ठीक है, रेडियो लेखन, रेडियो नाटकों का लेखन व संवादों का महत्व, चलिए देखता हूँ इसी को। सिनेमा और रंगमंच की तरह ही रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, है ना। उनके आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। रेडियो नाटक पूर्ण रूप से श्रव्य होते हैं, पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें सीन नहीं, ये मंचन नहीं होता है ना रेडियो नाटक में, इसलिए श्रव्य होते हैं। इसलिए इनका लेखन रंगमंच व सिनेमा के लेखन की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अलग होता है। रेडियो नाटक में सबको संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही संप्रेषित करना होता है। इन नाटकों में मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा, चेहरे की भाव भंगिमाएँ आदि की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो रेडियो के लिए लिखा जा रहा है ना। केवल संवाद से ही पात्रों के अंतर्द्वंद, परिचय व समाधान की जानकारी मिलती है। अतः रेडियो नाटक की सफलता व असफलता केवल आवाज़ पर ही आश्रित होती है। जैसे चोट लगने की आह या ओह की आवाज़ तथा किसी को दूर से बुलाने के लिए तेज आवाज़ का प्रयोग करना होता है। रेडियो नाटक के लिए साहित्य के लिए कहानी का चयन कैसे करें ये समझ लेते हैं। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव बड़ा ही सोच समझ कर करना चाहिए। उसमें बहुत अधिक गतिविधियां या एक्शन नहीं होने चाहिए। यह हम भली भांति जानते हैं कि रेडियो नाटक केवल श्रव्य माध्यम है, इसलिए कहानी का चुनाव उसी के अनुसार करना चाहिए। मुख्यतः रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। मुख्यतः 15 से 30 मिनट के रेडियो नाटक होते हैं और इसी प्रकार समय में श्रोता को बांधकर, इतने समय में श्रोता को बांध करके रखने के लिए कहानी में संवादों द्वारा क्या करते हैं, संवादों के माध्यम से रोचकता बनाए रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 15 से 30 मिनट का नाटक है और इसी 15-30 मिनट में ही संवादों के माध्यम से दर्शक बंधे रहे, इसलिए रोचकता बनाए रखो। लंबी कहानी को एक ही समय पर प्रसारित करने के बदले उसे 15 या 30 मिनट की धारावाहिक कड़ी के रूप में प्रतिदिन पेश किया जा सकता है। ठीक है, कुछ रेडियो नाटक ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी कहानी है, तो 15 से 30 मिनट के धारावाहिक यानी कुछ कुछ पार्ट में नाटक बना लिए गए और उनको रोज उतने 15 से 30 मिनट के लगभग जो होते हैं उनको अलग अलग मतलब रेडियो प्रसारित किया जाता रहता है, तो उतने पार्ट हो गए और वो लंबी कहानी काफ़ी दिन तक चल सकती है, बड़ी भी कहानी हो सकती है, लेकिन रेडियो नाटक के रूप में वो 15 से 30 मिनट में रहना चाहिए। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या, देखिए यह निश्चित है कि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित ही रखनी चाहिए। जैसे 5 या 6, कितने पात्र होने चाहिए? 5 या 6। इससे अधिक पात्रों के लिए होने पर श्रोता भ्रमित हो सकता है, जिसमें उसका मन नाटक से ऊब सकता है। अतः रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी केवल घटना प्रधान न हो,
उसकी अवधि बहुत अधिक न हो, पात्रों की संख्या सीमित हो। रेडियो नाटक में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पात्रों के नाम, परस्पर संबंध, चारित्रिक विशेषताएं ये सभी संवादों के द्वारा ही उजागर करने होते हैं। इसलिए हमें पात्रों के अनुसार ही संवादों की भाषा का चयन करना चाहिए, जिससे नाटक में रोचकता व सरसता बनी रहे। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं रेडियो नाटक में जो पात्रों की संख्या है वो एक सीमित है, और उसी के अनुसार तो अब रेडियो नाटक तक हो गया, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। इतना दोनों चीज़ें थीं और उनको बता दिया, और मुझे लगता है आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ में आएगा। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, पूरा सुनोगे तभी कुछ होगा, अन्यथा सुनना ही नहीं चाहोगे तो फिर क्या समझाओगे इसको। ठीक है।